नमस्कार। आज हम अस्पताल फार्मेसी की अंदरूनी दुनिया पर एक नज़र डालने वाले हैं। अक्सर हम इसे सिर्फ दवा काउंटर समझते हैं, है ना? लेकिन असल में ये कहीं ज़्यादा जटिल और महत्वपूर्ण है। आज की हमारी ये गहन चर्चा श्रोता द्वारा साझा की गई कुछ खास सामग्री और नोट्स पर आधारित है। हमने इसे ध्यान से देखा है और कोशिश करेंगे कि इसके सबसे ज़रूरी पहलू सामने आए। हम बात करेंगे कि भाई अस्पताल का फार्मासिस्ट आखिर करता क्या है, कितनी तरह के अस्पताल होते हैं और उनमें कितने फार्मासिस्ट चाहिए होते हैं, फार्मेसी सेटअप करने के लिए मतलब कितनी जगह जरूरी है। और हाँ, कुछ ऐसे शब्द जिनका मतलब जानना इस फील्ड को समझने के लिए बहुत अहम है। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से मिली जानकारी के जरिए अस्पताल फार्मेसी की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझना। ठीक है, चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अस्पताल फार्मासिस्ट के काम की। जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ दवा देने से कहीं बढ़कर है। मतलब हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि फार्मासिस्ट अस्पताल में भर्ती मरीजों मतलब इन पेशेंट्स और बाहरी मरीजों आउट पेशेंट्स दोनों के लिए दवाओं का सही वितरण सुनिश्चित करते हैं। पर उनका काम यहीं खत्म नहीं होता। सही। वे दवाओं के निर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, फिर मिश्रण कंपाउंडिंग यानी डॉक्टर की जरूरत के हिसाब से दवाएं तैयार करना, उनका संरक्षण प्रिजर्विंग, हाँ, और फिर खरीदना मतलब बाइंग, भंडारण यानी स्टोरिंग, फिर क्वालिटी की जांच, एसेइंग और सही पैकेजिंग, ये सब कुछ। हाँ, ये सब संभालते हैं। और एक बहुत अहम बात जो इन दस्तावेजों में उभर कर आती है, फार्मासिस्ट असल में डॉक्टर्स और नर्सेज जैसे चिकित्सा पेशेवरों और आम लोगों के बीच एक पुल का काम करता है, एक कड़ी। हाँ। और ये कड़ी वाली भूमिका मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, फार्मासिस्ट डॉक्टर के लिखे पर्चे को दोबारा जांच कर किसी संभावित गलती को पकड़ सकता है या मरीज को दवा लेने का सही तरीका, सही समय समझाकर इलाज को ज्यादा असरदार बना सकता है। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें मरीज की सुरक्षा और सेहत के लिए बहुत मायने रखती हैं असल में। सही बात है। अब आते हैं अस्पतालों के प्रकार पर। देखिए, जब हम अस्पताल के बारे में सोचते हैं तो शायद एक ही तरह की बड़ी इमारत जहन में आती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जानकारी के मुताबिक अस्पतालों को कई आधारों पर बांटा जा सकता है। मोटे तौर पर दो मुख्य श्रेणियां हैं, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल। क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल। अच्छा। हाँ, क्लिनिकल अस्पताल वो हैं जहां सीधे मरीजों का इलाज और देखभाल होती है। ये निजी भी हो सकते हैं, सरकारी भी। इनमें भी कई तरह के अस्पताल शामिल हैं। जैसे कुछ अस्पताल किसी खास बीमारी के इलाज पर केंद्रित होते हैं, मिसाल के तौर पर कैंसर अस्पताल, टीबी अस्पताल या मानसिक रोगों के अस्पताल। अच्छा, स्पेशलाइज्ड मतलब। जी बिल्कुल। कुछ अस्पताल शरीर के किसी खास अंग या प्रणाली के इलाज के लिए होते हैं, जैसे आंखों का अस्पताल, हड्डी रोग अस्पताल या कान नाक गले मतलब ईएनटी का अस्पताल। कुछ को शारीरिक या कार्यात्मक स्थितियों के आधार पर भी बांटा जाता है, हालांकि स्रोत इस पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताता। ये तो हुई क्लिनिकल अस्पतालों की बात। नॉन क्लिनिकल अस्पताल फिर क्या करते हैं, मतलब उनका क्या काम होता है? अच्छा सवाल है। देखिए, नॉन क्लिनिकल अस्पतालों में सीधे मरीजों की देखभाल नहीं होती। जानकारी के मुताबिक इन्हें आमतौर पर उनके आकार, उनकी लागत और सबसे महत्वपूर्ण उनके स्वामित्व मतलब ओनरशिप के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। स्वामित्व, ओनरशिप। हाँ, स्वामित्व की बात करें तो अस्पताल सार्वजनिक हो सकते हैं, यानी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले, या फिर वे निजी हो सकते हैं जिन्हें कोई ट्रस्ट, धार्मिक संस्था या कोई कंपनी चलाती है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे अस्पताल के संचालन का मॉडल, उसकी प्राथमिकताएं, जैसे कि क्या फायदा कमाना मुख्य उद्देश्य है या सेवा देना, और वहां उपलब्ध सुविधाओं पर असर पड़ सकता है। ये वर्गीकरण हमें स्वास्थ्य सेवा के पूरे तंत्र को समझने में मदद करता है एक तरह से। ये बात तो है, स्वामित्व से जरूर फर्क पड़ता होगा। अच्छा, अब बात करते हैं अस्पताल के आकार की। स्रोत बताते हैं कि अस्पताल कितना बड़ा है ये अक्सर उसमें मौजूद बिस्तरों, बेड्स की संख्या से तय होता है। इस आधार पर भी एक वर्गीकरण दिया गया है। जी। जिन अस्पतालों में 1000 या उससे ज्यादा बिस्तर होते हैं उन्हें स्रोत बड़े अस्पताल कहता है। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हें एलीट अस्पताल का नाम भी दिया गया है, पता नहीं क्यों, पर हाँ। एलीट अस्पताल। फिर आते हैं मध्यम आकार के अस्पताल जिनमें 500 से 1000 बिस्तर होते हैं। स्रोत इन्हें निजी अस्पताल से जोड़ता है, जो थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि हमने अभी स्वामित्व के आधार पर अलग वर्गीकरण देखा था। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है।
हाँ, पर हम यहाँ वही बता रहे हैं जो स्रोत में लिखा है। हो सकता है ये किसी खास संदर्भ में कहा गया हो। और छोटे अस्पताल वो हैं जिनमें 100 से 500 बिस्तर होते हैं, जिन्हें स्रोत शिक्षण अस्पताल, टीचिंग हॉस्पिटल के साथ जोड़ता है। शायद इसलिए कि कई मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों का आकार इसी दायरे में आता है। हाँ, शायद। तो ये वर्गीकरण पूरी तरह सीधा नहीं है, पर इससे अंदाजा लगता है कि आकार को कैसे देखा जाता है। अब यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है कि अलग-अलग आकार के अस्पतालों में कितने फार्मासिस्टों की जरूरत पड़ती है। स्रोत इसके लिए कुछ साफ आंकड़े देता है। हाँ, ये जानना जरूरी है। जैसे एक छोटे 50 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए कम से कम 3 फार्मासिस्ट चाहिए। सही है। 100 बिस्तरों तक ये जरूरत बढ़कर 5 फार्मासिस्टों की हो जाती है। 5 फार्मासिस्ट। हाँ, 200 बिस्तरों वाले अस्पताल में 8 फार्मासिस्ट, 300 बिस्तरों तक 10 और 500 बिस्तरों वाले बड़े अस्पतालों के लिए 15 फार्मासिस्टों की जरूरत बताई गई है। तो मतलब जैसे जैसे अस्पताल का आकार बढ़ता है, मरीजों की संख्या बढ़ती है, दवाओं का काम, उनका प्रबंधन, वितरण, निगरानी सब कुछ जटिल होता जाता है। बिल्कुल। लिहाजा ज्यादा प्रशिक्षित फार्मासिस्टों की जरूरत पड़ती है ताकि हर मरीज को सही दवा सही मात्रा में सही समय पर मिल सके और दवाओं का सुरक्षित इस्तेमाल हो। यह सिर्फ संख्या नहीं बल्कि मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा एक अहम पहलू है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब फार्मासिस्ट बनने की प्रक्रिया से जुड़ी एक और जानकारी। स्रोत कहता है कि फार्मेसी में पंजीकरण के लिए कम से कम 500 घंटे की व्यवहारिक ट्रेनिंग अनिवार्य है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि फार्मासिस्ट बनना सिर्फ किताबी ज्ञान या डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि इसमें व्यावहारिक अनुभव मतलब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, हाथों हाथ काम सीखना भी उतना ही जरूरी है। सही, मरीजों से सीधे तौर पर जुड़े इस पेशे में ये ट्रेनिंग बहुत मायने रखती है। एक और दिलचस्प बात जो शायद कई लोगों को ना पता हो, अस्पताल के लिए बड़ी मात्रा में दवाएं कौन खरीदता है? क्या ये फार्मासिस्ट का काम है? हाँ, मुझे भी यही लगता था। लेकिन स्रोत के अनुसार नहीं, ये जिम्मेदारी आमतौर पर चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की होती है। अच्छा, ये तो वाकई अलग बात है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्यों? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यह अस्पताल की आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था को दिखाता है। देखिए, फार्मेसी विभाग दवाओं के प्रबंधन और वितरण में विशेषज्ञ होता है, उनके सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करता है। हाँ, लेकिन बड़े पैमाने पर खरीद, बजट का आवंटन और सप्लायर से मोलभाव जैसे बड़े वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय अक्सर अस्पताल के उच्च प्रबंधन स्तर पर लिए जाते हैं। इसमें लागत नियंत्रण और अस्पताल की समग्र नीतियों का ध्यान रखा जाता है। समझ गई। ये अस्पताल के संचालन का एक अहम पहलू है। चलिए, अब बात करते हैं फार्मेसी विभाग के लिए जरूरी जगह की। किसी अस्पताल में फार्मेसी खोलने के लिए कितनी जगह चाहिए होती है? क्या इसके लिए कोई नियम है? जी, नियम है। हाँ। स्रोत ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के शेड्यूल एम का जिक्र करता है, जिसके अनुसार अस्पताल फार्मेसी के लिए कम से कम 250 वर्ग फुट का क्षेत्र होना अनिवार्य रहे। ये बिल्कुल न्यूनतम जरूरत है। बस 250 वर्ग फुट? ये तो बहुत कम लगता है। हाँ, ये मिनिमम है, लेकिन जैसे जैसे अस्पताल का आकार यानी बिस्तरों की संख्या बढ़ती है, फार्मेसी के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है। स्रोत के मुताबिक 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए करीब 10 वर्ग मीटर प्रति बिस्तर। प्रति बिस्तर? अच्छा। हाँ, 200 बिस्तरों के लिए करीब 6 वर्ग मीटर प्रति बिस्तर और 200 से ज्यादा बिस्तरों वाले अस्पतालों के लिए लगभग 5 वर्ग मीटर प्रति बिस्तर के हिसाब से जगह होनी चाहिए। तो ये घटता जाता है प्रति बिस्तर एरिया। हाँ, शायद इकोनॉमी ऑफ स्केल के कारण इसे और आसानी से समझे तो स्रोत कुछ उदाहरण देता है। जैसे 50 बिस्तरों वाले अस्पताल की फार्मेसी में दवा बनाने और बांटने मतलब कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग के लिए करीब 200 वर्ग फुट जगह चाहिए। लेकिन 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में ये ज़रूरत बढ़कर लगभग 600-650 वर्ग फुट हो जाती है, जिसमें दवा बनाने और बांटने की जगह के अलावा नसों के जरिए दिए जाने वाले घोल मतलब पेरेंट्रल सॉल्यूशंस तैयार करने के लिए एक खास साफ सुथरी लैब और दवाओं को सही तापमान पर स्टोर करने के लिए स्टोर रूम भी शामिल होता है। हाँ, वो पेरेंट्रल के लिए तो बिल्कुल अलग स्टेराइल जगह चाहिए होती है। सही। और 200 बिस्तरों वाले अस्पताल में तो ये ज़रूरत और बढ़ के करीब 1100-1200 वर्ग फुट तक पहुंच जाती है, जिसमें इन सब के अलावा शायद खुद दवाएं बनाने मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक छोटी लैब और फार्मासिस्टों के लिए ऑफिस या लाइब्रेरी की जगह भी शामिल हो सकती है। बिल्कुल। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है,
ये दिखाते हैं कि एक अस्पताल फार्मेसी सिर्फ एक दवा की दुकान नहीं है, बल्कि ये एक पूरी व्यवस्था है। इसमें दवाओं को सुरक्षित रूप से स्टोर करने, उन्हें सही तरीके से तैयार करने, खासकर जो सीधे नसों में दी जाती हैं, रिकॉर्ड रखने और मरीजों को परामर्श देने जैसे कई काम होते हैं। हाँ, इन सभी कामों के लिए अलग अलग निर्धारित मानकों के अनुसार बनी हुई जगह होना जरूरी है, ताकि दवाओं की गुणवत्ता बनी रहे और कोई गड़बड़ी ना हो। हाँ, ये पहलू अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। एक और छोटी सी जानकारी स्रोत में है। अगर अस्पताल में आयुर्वेद, सिद्ध या यूनानी मतलब ASU दवाएं बनाने की व्यवस्था है, तो उसके लिए कम से कम 1200 वर्ग फुट की अतिरिक्त जगह चाहिए होती है। अच्छा, ASU के लिए अलग से? ठीक है। जगह और स्टाफ के अलावा स्रोत कुछ खास शब्दों के मतलब भी बताता है, जो अस्पताल फार्मेसी और दवाओं के इस्तेमाल के संदर्भ में बहुत अहम है। इन्हें समझना जरूरी है। हाँ, वो शब्दावली वाला सेक्शन। जी। पहला शब्द है ड्रग ओवरडोज। ड्रग ओवरडोज। इसका मतलब सीधा है किसी दवा की निर्धारित या सुरक्षित मात्रा से बहुत ज्यादा खुराक ले लेना, जो खतरनाक या जानलेवा भी हो सकता है। दूसरा शब्द है ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज। ये थोड़ा ज्यादा व्यापक है। इसका मतलब है किसी दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना गलत तरीके से या गैर चिकित्सीय कारणों से करना। तो ये सिर्फ नशे वाली दवाओं के लिए नहीं है? नहीं, जरूरी नहीं। डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं का गलत इस्तेमाल भी ड्रग अब्यूज माना जा सकता है, अगर उसे बताई गई मात्रा या तरीके से हटकर इस्तेमाल किया जाए। यह सामाजिक और चिकित्सीय रूप से अस्वीकार्य पैटर्न होता है। अच्छा। तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी। इसका मतलब है कि कोई मरीज एक ही समय पर बहुत सारी दवाएं ले रहा हो। स्रोत के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से एक साथ 5 या उससे ज्यादा दवाएं ले रहा है, तो उसे पॉलीफार्मेसी कहा जाता है। 5 या उससे ज्यादा? हाँ, ये स्थिति अक्सर बुजुर्ग मरीजों में देखी जाती है, जिन्हें कई तरह के स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ये तीनों ही स्थितियां गंभीर लग रही हैं। अस्पताल फार्मेसी के संदर्भ में इन्हें समझना क्यों इतना जरूरी है? मतलब फार्मासिस्ट क्या कर सकता है इसमें? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इन्हें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सीधे मरीजों की सुरक्षा से जुड़े हैं। फार्मासिस्ट की भूमिका यहाँ बहुत अहम हो जाती है। वे मरीजों की दवाओं की सूची देखकर ओवरडोज के जोखिमों को पहचान सकते हैं। हाँ। वे ड्रग अब्यूज के संकेतों पर ध्यान दे सकते हैं और डॉक्टर को सूचित कर सकते हैं। और पॉलीफार्मेसी के मामलों में फार्मासिस्ट ये जांच सकते हैं कि कहीं एक दवा दूसरी दवा के असर को गलत तरीके से प्रभावित तो नहीं कर रही, मतलब ड्रग इंटरैक्शंस, या कहीं कोई ऐसी दवा तो नहीं दी जा रही जिसकी अब जरूरत नहीं है। अच्छा, दवाओं की छटाई जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। वे डॉक्टरों के साथ मिलकर दवाओं की सूची को अनुकूलित करने में मदद कर सकते हैं, ताकि इलाज प्रभावी भी रहे और सुरक्षित भी। बिल्कुल। ये परिभाषाएं सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवा, खासकर अस्पताल फार्मेसी के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियां हैं, और फार्मासिस्ट इन चुनौतियों से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज की इस चर्चा में हमने अस्पताल फार्मेसी की दुनिया के कई अहम पहलुओं पर गौर किया। हमने देखा कि फार्मासिस्ट का काम सिर्फ दवा देना नहीं, बल्कि दवाओं के निर्माण, भंडारण, मिश्रण से लेकर मरीजों और डॉक्टरों के बीच जानकारी का पुल बनने तक फैला हुआ है ना? जी हाँ, बिल्कुल। हमने अस्पतालों के अलग अलग प्रकार देखे, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, सरकारी, निजी, और समझा कि उनका आकार कैसे मापा जाता है। हमने ये भी जाना कि अस्पताल के आकार के हिसाब से कितने फार्मासिस्टों की जरूरत होती है और फार्मेसी विभाग के लिए कितनी और किस तरह की जगह चाहिए, और वो शब्दावली भी। हाँ, और आखिर में हमने ड्रग ओवरडोज, ड्रग अब्यूज और पॉलीफार्मेसी जैसे जरूरी शब्दों के मतलब और उनके महत्व को समझा। उम्मीद है कि इस जानकारी से अस्पताल फार्मेसी के पर्दे के पीछे की कहानी और इसकी जटिलताओं को समझने में मदद मिली होगी। ये साफ है कि ये स्वास्थ्य सेवा का एक अनदेखा लेकिन बेहद जरूरी हिस्सा है। निश्चित रूप से। और जैसा कि हमने चर्चा की, फार्मासिस्ट की भूमिका लगातार विकसित हो रही है, खासकर पॉलीफार्मेसी जैसी चुनौतियों के साथ। जाते जाते एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है और जो सीधे तौर पर स्रोतों में नहीं था, लेकिन उनसे जुड़ा है। भविष्य में तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, या बेहतर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, EHR सिस्टम फार्मासिस्टों को कैसे और सशक्त बना सकती है। हाँ, टेक्नोलॉजी का रोल। कई उपकरण उन्हें दवाओं के संभावित टकराव या साइड इफेक्ट्स को और जल्दी पहचानने में मदद कर सकते हैं। क्या इससे डॉक्टर और मरीज के साथ उनका संवाद और बेहतर हो सकता है,
जिससे पॉलीफार्मेसी के खतरों को कम किया जा सके और मरीजों की सुरक्षा और भी पुख्ता हो? ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आने वाले समय में काफी कुछ देखने को मिल सकता है और इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।